पहले एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। इस पे हंसी आई मुझे। बोलते हैं कि महिला सौंदर्य में लिपस्टिक पर चर्चा अधूरी रह गई, इस चर्चा को पूर्ण करके लिपस्टिक के नुकसान बताएं। लगता है लिपस्टिक वाली साथ में ही आई है इस बंदे के, और वो उसी को बताना चाहता। बट डोंट वरी, लिपस्टिक वाले पॉइंट पे तो आप देखिए, जो 2-3 तरह की लिपस्टिक होती हैं। एक तो ऐसी होती है जो थोड़ी सी सस्ती सी आती है मार्केट में, उनको अगर थोड़े दिनों तक लगा लेती है महिला तो उनके होठ ही काले पड़ जाते हैं। थोड़ी सी फिर वो कहते हैं कुछ ब्रांडेड टाइप की आती हैं, जिनमें वो सही लगता है, जैसे ऐसे असली में ही लगती हैं कि लहू पी के आई है अभी अभी, मतलब, और बार बार जो है वो जीभ फेरती रहती है। देखो, कॉस्मेटिक का कोई भी आइटम होता है, ऑब्वियसली वो हमारी सेहत के लिए तो नहीं हो सकता है कि नहीं भाई? देखो, साबुन लगाते हैं हम लोग, अब साबुन में वो कहते हैं शिकाकाई यूज करी है उन लोगों ने। फिर वो क्रीम की बात करते हैं तो बोलते हैं हल्दी और चंदन वाली क्रीम है। तो जब हल्दी और चंदन अपने पास डायरेक्ट अवेलेबल है तो फिर हम उसकी क्रीम क्यों लें? उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए हुए होते हैं। कोई भी चीज जब पैक करनी पड़ती है तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स तो, केमिकल्स तो मिलाने ही पड़ते हैं। और कोई भी सिंथेटिक आइटम पेट के अंदर जाएगी, स्किन में जाएगी, जीभ के थ्रू जाएगी, वो आपका लाभ तो कर ही नहीं सकती। रही बात नुकसान की, तो हम आपको यहां किसी उस व्हाइट पेपर के साथ आकर के वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने वाले नहीं है। हम यहां आपके दिमाग में बीज डालेंगे, बात का रिसर्च करोगे आप खुद से। कंपनी की लिपस्टिक ढूंढो, लिपस्टिक में क्या क्या इस्तेमाल होता है वो ढूंढो, साथ में साइड इफेक्ट की लिस्ट ढूंढो कि उसके उस आइटम के क्या क्या नुकसान है शरीर पे, आपको मालूम पड़ जाएगा। और ये सिर्फ लिपस्टिक की बात नहीं है, आपके जीवन में आप जो भी चीज इस्तेमाल करते हो, ये हर उस चीज की बात है। जैसे शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, दुकान पे जाओ, एक बारी सर्च करो एक बारी कि दुकान पे जो आइटम्स मिल रही हैं वो क्या क्या हैं, और उनका आपके समाज के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, और व्यक्तिगत सेहत पे इसके क्या क्या असर हो सकते हैं। अभी क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले उठाओ, ब्रेड उठा लो। ब्रेड के ऊपर इंग्रेडिएंट में देखो क्या क्या लिखा है उसके अंदर। कोडिंग में लिखे होते हैं उसके ऊपर आइटम्स ना, कोडिंग में आर्टिकल 411, आर्टिकल 215, 251, ऐसा करके कुछ लिखा होता है। ठीक है, आप सर्च इंजन पे जाओ, डक डक गो पे चले जाओ, ठीक है ना, गूगल पे मत जाना, गूगल उन्हीं का है, तो वो इंफॉर्मेशन आधी झूठी होती है। गूगल तो सारा झूठ का पुलिंदा है, फिर भी फैक्ट को नहीं वो लोग डिनाई कर सकते, और गूगल पे भी मिलेगी आपको ये वाली जानकारी जो मैं बता रहा हूं। जो आर्टिकल का नाम उस पर लिखा है आपके ब्रेड के पैकेट के ऊपर, उस आर्टिकल को सर्च करो कि इस आर्टिकल का नाम क्या है। सर्च कर लोगे आर्टिकल 414 क्या होता है, सर्च करो, पता चल जाएगा। फिर उसका नाम देखो, और वो नाम का फिर दोबारा से सर्च इंजन पे जाओ, फिर लिखो साइड इफेक्ट ऑफ दिस आइटम, फिर उस दिस आइटम का साइड इफेक्ट देखो। और अगर आपके घर में रेगुलरली ब्रेड इस्तेमाल होता है तो चेक करो कि आपके घर में वो बीमारी है, तो आपको पता चलेगा ऑलरेडी आपके घर में वो बीमारी है। यानी कि आपको वो ब्रेड क्या दे रहा है वो आपको वहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। बिस्किट का पैकेट उठाओगे, बिस्किट उठाया आपने, काजू वाला बिस्किट उठाओ, काजू वाले बिस्किट में काजू की परसेंटेज चेक करो कितनी है, आपको पता चलेगा 1% से भी कम काजू इस्तेमाल है, बाकी सब उसमें मैदा ही मैदा भरा पड़ा है। ठीक है ना, मैदा खिला रहे हैं आपको, काजू का बिस्किट कह के, बटर का बिस्किट कह के, सब में मैदा ही मैदा खिलाए जा रहे हैं। कोई भी चीज जो पैकेट में बंद हो गई उसमें प्रिजर्वेटिव मिला होगा। आपके घर में गेहूं है, उसको पीस के आटा बनाया, वो आटा आपका 10वें दिन तो खराब हो जाता है पक्का, हफ्ते भर में खराब होना शुरू हो जाता है, हफ्ते 10 दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन जो कंपनी का आटा है, जो पैकेट वाला आटा है, 6-6 महीने तक खराब नहीं होता है, क्योंकि जो फूड FSSAI जो है ना, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी वाली जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है,
वो उनको ब्लेंडिंग की इजाजत देती है 4% तक, और वो मिलाते हैं 40% तक प्रिजर्वेटिव्स, जो कि प्योर कैंसर कारक है। इसके बाद फिर देखो इसकी कॉस्टिंग देखो। ब्रेड जो है वो गेहूं को सड़ाकर बनता है, तो मालूम ही है सबको। गेहूं को जब किसान गेहूं बेचने जाता है तो उसका गेहूं बिकता है 20 रुपए किलो, और ब्राउन ब्रेड का आधा किलो का पैकेट मिलता है 65 रुपए का। 1 किलो हो गया 130 रुपए का। यानी किसान से गेहूं 20 रुपए किलो खरीदा जाता है, फिर सड़ा हुआ गेहूं पैकेट में पैक करके हमको 130 रुपए बेचा जाता है। तो किसान तो बर्बाद होएगा ही। फिर जो आपको बिस्किट दिया गया है उसकी कीमत कितनी है, उसमें कितना आटा इस्तेमाल है, उस आटे की कीमत क्या है, कैलकुलेट करके पता चलेगा। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि गांव का किसान गरीब क्यों होता जा रहा है, क्योंकि कच्चा माल उसी से कौड़ियों के भाव खरीद करके और फिर तैयार माल उसको महंगे रेट पर बेचा जा रहा है। तो लिपस्टिक से शुरू हुई कहानी आपके जीवन में इस्तेमाल होने वाली हर चीज पर लागू होगी। ये आपको ऐसे ही थोड़े दिए, मैंने कपड़ों का जिक्र किया था दिन में, और मैं आपको बता रहा था ये पेंट आपको क्यों दी है। आयुर्वेद को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पेट से नीचे का हिस्सा है इस पे हवा लगातार लगती रहनी चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो। इसीलिए हमारे यहां पर धोती और लुंगी का प्रावधान है। हम लोगों को खुले वस्त्र पहनने का रिवाज है, हमारी संस्कृति और सभ्यता में लिखा है। जो जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी हिसाब की उसकी धोती है। राजस्थान की धोती मध्य प्रदेश की धोती से अलग है, हरियाणा की धोती हिमाचल की धोती से अलग है, वो उनके मौसम के हिसाब से है। लेकिन इन सब ने सबको ही पैंट पहना दी, बल्कि टाइट पैंट पहना दी। जितना टाइट पैंट पहनेंगे उतनी ही बीमारियां आपको घेर लेंगी। वो कौन सी बीमारियां होंगी वो आयुर्वेद वाले आपको डिटेल में बता ही देंगे। जब आप रिसर्च करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि कपड़ों से भी आपको बीमारियां दी जाएगी। नंगे पैर रहोगे तो आप डिस्चार्ज रहोगे। डिस्चार्ज मतलब आपका बॉडी का जो चार्ज है वो 0 रहेगा। बॉडी जितनी चार्ज रहेगी उतनी बीमार रहेगी। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, वो साइंटिफिकली इस बात को समझते थे, विज्ञान को समझते थे। शरीर के विज्ञान को समझकर वो लोग नंगे पैर रहते थे। इन हरामखोरों ने हमको मोटे मोटे तलवे के जूते पकड़ा दिए। हम लोग अगर कांटों से बचने के लिए जूती भी पहनते थे तो बहुत पतले तलवे की जूती पहनते थे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने इस पूरी साइंस को समझा और देखा कि ये बीमार कैसे कैसे रहेंगे। कितने बजे उठेंगे तो बीमार होएंगे, कितने बजे सोएंगे तो बीमार होएंगे। इसीलिए आपको देर रात तक जगाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था करेंगे। आपकी नौकरी से जब आप घर आओगे तो आपको दिन छिपने से पहले आप घर नहीं आ सकते। 8-9 बजे से पहले आप खाना नहीं खा सकते। 8 बजे के बाद आपका लीवर काम करना बंद कर ही देता है। लेकिन ये लोग आपको सीरियल देंगे तो 9 बजे देंगे, जो भी बड़ा सीरियल होगा। 1 घंटे सीरियल चलेगा, उसके बाद आप खाना खाएंगे, उसके बाद इंटरनेट तेज चलेगा। इंटरनेट भी 10 बजे के बाद ही तेज चलेगा। फिल्म भी बढ़िया वाली 9 बजे के बाद ही आएगी, ताकि आप रात को देर तक जागे, आपका लीवर फैटी हो जाए, आप बीमार पड़े, आप सुबह टाइम से ना उठें। उठने के बाद आप सैर करने के लिए बाहर जंगल में ना जा पाएं, इसलिए आपके कमरे में ही लैट्रिन बाथरूम अटैच कर दी जाए, ताकि वो गंदगी घर के अंदर ही घूमती रहे। ये पूरा गेम प्लान, मतलब आपका खाना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका ट्रैवल करना, आपका जिस तरह आपका कपड़े पहनना, आपके जूते पहनना, सबके पीछे की साइंस को इन लोगों ने पकड़ा और उस साइंस को पकड़ करके और फिर आप बीमार रहें ज्यादा से ज्यादा, इस चीज की व्यवस्था इन्होंने बनाई। अब आपके ऊपर है कि आपको स्वस्थ रहना है तो आप अपनी व्यवस्था खुद से बनाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। क्लियर जी? तो रिसर्च आपको खुद से करनी है। बहुत सारी चीजें हम आपके ऊपर ही छोड़ करके जाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ रेडीमेड दे दिया जाए। जब कोई भी बच्चा है, कभी कोई अच्छा गुरु होता है, वो कभी भी पूरी बात आपको नहीं बताएगा, वो आपको हमेशा इशारों में बताएगा।
वो कोशिश करेगा कि आप अपने आप सच्चाई तक पहुंचे, वो कोशिश करेगा कि आप स्ट्रगल करें। चिड़िया अपने बच्चे को अंडे से बाहर निकलता है जब उसका बच्चा, तो चिड़िया, कबूतर या कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर, पक्षी उसको मदद करके उसका अंडा नहीं तोड़ती है चोंच से, वो उसको निकलने देती है। वो जब उसमें से निकलती है तो वो अंडा चुभता भी है उसके किनारे उस नन्ही सी खाल पे, लेकिन वो उसको चुभने देती है क्योंकि उसको मालूम है कि इससे निकलने वाला स्ट्रगल ही इसको जीवन में मजबूत करने वाला है। तो यदि आपको अपने विचार मजबूत करने हैं तो आपको अपने विचारों के लिए अपनी रिसर्च करना बड़ा जरूरी है। तो हम आपको आइडिया देंगे, फिर आप रिसर्च खुद कैसे करेंगे। नंबर 2 पे सवाल आपका आया, एक्सीडेंट होता है तो कंपनी बीमा देती है, अगर लाइसेंस नहीं है या नहीं बनवाते हैं तो व्यक्ति क्या करेगा? जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी तो जेल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात, लाइसेंस इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, कोई एश्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि जिसके पास लाइसेंस है वो एक्सीडेंट नहीं कर सकता। लाइसेंस लिया हुआ आदमी भी एक्सीडेंट कर सकता है, बिना लाइसेंस वाला भी एक्सीडेंट कर सकता है। तो दोनों में फर्क क्या है भाई? या तो गारंटी लेती है सरकार कि एक्सीडेंट जब होगा उसमें अगर लाइसेंस बना होगा तो उसे जिंदा कर देंगे वो, और लाइसेंस नहीं होगा तो मरा रहने देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है लाइसेंस वाला आदमी का एक्सीडेंट? कर सकता है लाइसेंस बनवाया हुआ आदमी। हमने तो बहुत पहले अंधों के लाइसेंस बनवाए थे भैया, जाओ किसी को भी पैसा देके बनवा लो। लाइसेंस कोई गारंटी नहीं होता है, ये तो सिस्टम में फंसाने का एक तंत्र है। और जब गांव पूरा का पूरा अपने आप को नॉन जुडिशियल साबित कर देगा तो जेल नहीं हो सकती। जेल होगी किस बात पे? कानून क्या कहता है कि प्राकृतिक नियम क्या कहता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। भैया लाइसेंस बना हो और तब आप किसी की जान ले लो, तब आपकी जेल नहीं होगी क्या? अरे तब नहीं होगी क्या? तब भी होगी जेल। तो लाइसेंस का बनने का ना बनने का क्या लिंक है? तो वो आपके लाइसेंस वाले प्रोपेगेंडा को जान के इंट्रोड्यूस करते हैं। रही बात बीमा कंपनी के बीमा देने की, अगर आपका लाइसेंस है तो बीमा मिलेगा, लाइसेंस नहीं है तो बीमा नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव में 5000 की जनसंख्या है, 5000 की जनसंख्या है, पूरे गांव ने मिलकर प्राकृतिक व्यवस्था को अपना लिया है, सारा गांव एक दूसरे का बीमा कर देता है। अगर एक आदमी को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को घर का प्रत्येक सदस्य के हिसाब से 1 रुपया रोजाना उसके घर पहुंच जाए तो 5000 रुपया रोज का हो गया। इतने की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है ना। मात्र 1 रुपए में बीमा होता है भाई, बीमे के चक्कर में काहे को पड़ते हो? अगर पूरा गांव इकट्ठा होता हो तो चेक तो करो एक बारी, पूरे गांव में एक्सीडेंट कितने होते हैं? पूरे गांव में महीने में कितने एक्सीडेंट होते हैं? एवरेज कोई 2-4 महीना में एक, कोई साल में 1-2 होता है। तो बीमा कंपनियां तो मुंह मांगी कीमत वैसे लूट रही हैं। तो ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो आप कोई भी गाड़ी लोगे, बाइक लोगे, आप कोई ट्रक लोगे, सबका बीमा आपको जबरदस्ती थोपते हैं ये लोग। आपको इतने बीमा की जरूरत नहीं होती है। अगर गांव अपनी व्यवस्था बना ले तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अपनी डेंटिंग पेंटिंग हम अपने आप कर लेंगे, अपना जुगाड़ हम लोग खुद कर लेंगे, अगर गांव इस लेवल पे समझने लगेगा तो। ये तो तब की बात बता रहा हूं मैं, जब गांव समझ जाएगा। नहीं समझेगा जब तक, तब तक हम लोग बीच में पचड़े में नहीं पड़ने वाले। लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे अकेले को अगर निकलना है इस व्यवस्था से तो मेरे लिए निकलना पॉसिबल हो, मैं ये डिमांड कर रहा हूं। रही बात लाइसेंस का हो गया, बीमे का हो गया, और हम वैसे भी जब हम प्राकृतिक व्यवस्था में जाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हमको सामान, जो जरूरत का सामान है वो लाने के लिए और ले जाने के लिए ट्रैवल करना होगा।
दूसरा, हमको गांव से बाहर जाना केवल उनको पड़ेगा जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के शौकीन है, और वो ज्यादा लोग नहीं होते हैं। गांव में 8, 10, 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनको घूमने फिरने का शौक होता है। तो जिनको घूमने फिरने का शौक है, उनको दूसरे स्टेट में जाकर के अपने गांव के बने हुए प्रोडक्ट बेचने का, सेल्स का काम भी दे देंगे हम साथ में, कि जाओ घूम भी आओ और अपना गांव का सामान भी बेच आओ। वो तो व्यवस्था बन जाएगी, उसके ऊपर इतने ज्यादा आगे के सवाल पूछने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अभी एक एजुकेशन के पॉइंट पे व्यू था कि प्रकृति ने हमें किस लिए बनाया है और हमारी जिंदगी का पर्पज क्या है, इसको कैसे सीखा जा सकता है। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा आपको, लेकिन आपके लिए वैसे भी बता देता हूं। निडर इंडिया करके अपना चैनल है, उस चैनल के ऊपर जब आप जाओगे तो उस चैनल पर आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट में सबसे नीचे ऐसे स्क्रॉल करते करते सबसे नीचे जाओगे तो आपको उस प्लेलिस्ट में सबसे नीचे की प्लेलिस्ट है पेरेंटिंग एंड टीचिंग के ऊपर मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कैसे करनी है, वो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। उसकी मदद से आप अपने घर में मौजूद हर इंसान के बारे में ये जान जाओगे कि वो बच्चा किस काम के लिए पैदा हुआ है। आने वाले वक्त में जब पूरा गांव जब जागने लगेगा तो 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम शुरू करने वाले हैं हम। यानी आपके बच्चे के बारे में आपका स्कूल शुरू होने से पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, तो उस बच्चे को उस टैलेंट के हिसाब से तैयार करना मुश्किल है क्या? उसके हिसाब से तैयार कर लेंगे, और जब उसके हिसाब से तैयार करेंगे तो पूरे गांव को कैसा बच्चा चाहिए वैसी जनरेशन हम अपने आप तैयार करनी शुरू कर देंगे। तो वो अगला प्रोसेस है एजुकेशन वाली। ये ट्रेनिंग आप वहां बेसिक कर सकते हो, उस बेसिक को कैसे करना है वो ग्रुप में हम आपको डाल के आपको बता देंगे। मार्केट में जो फल सब्जियां हम खाते हैं उनमें ग्रेफीन ऑक्साइड है, पानी हवा में केमिकल है, बचपन में पोलियो की दवा ले ली है, उससे कौन सा डिटॉक्स लें? डिटॉक्स करने के यही तरीके हैं। देखो, पंचकर्म का एक ऑप्शन है अपने आयुर्वेद के अंदर, आप वहां से डिटॉक्स करा सकते हैं। डिटॉक्स के लिए और कुछ जो प्राकृतिक औषधियां हैं उसके लिए सचिन आपको बता देंगे कि और किन किन चीजों से डिटॉक्स होता है। और पोल्यूशन का डिटॉक्स है या दूसरे अगर केमिकल्स आपने खाए हुए हैं तो उसमें काफी मददगार है, जो ये मैंने आपको बताया है, जो नंबर 8557857235, ये जो शुभम का नंबर है, आप दोबारा से वीडियो को चला के ढूंढ लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि डिटॉक्स के लिए आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब जो कमेंट में भी जिस भाई ने को मालूम हो। डिटॉक्स ये सब तरह के डिटॉक्स में मदद करता है, ये आपको बॉडी से सारे जहर निकालने का काम करता ही है ये। तो ये आप कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि कोरोना वाली वैक्सीन से ही डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करना मतलब बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का प्रोसेस है। वैद्य जी बैठे हुए हैं, वो भी बता देंगे कि कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन सी दवाइयां हैं नेचुरल तरीके से। फिर है कि मेडिकल में नर्सिंग का कार्य करते हैं हम, कभी कभी मरीज का ब्लड हमारे हाथ पे लग जाता है तो वैक्सीन और बिना वैक्सीन वाला प्रभावित कर सकते हैं। क्या नर्सिंग का कार्य छोड़ देना चाहिए? नहीं, कार्य कोई नहीं छोड़ना है, इस चक्कर में आप कार्य करते रहिए, बल्कि नर्सिंग में जो अंदर क्या हो रहा है वो आप जैसे लोग ही हमको बताएंगे कि अंदर ये घोटाले चल रहे हैं। अभी आजकल जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनका ब्लड भी अनवैक्सीनेटेड लोगों को चढ़ाया जा रहा है, तो अस्पताल में भर्ती होने का बहुत बड़ा खतरा ये है कि वैक्सीन लगे हुए लोगों का ब्लड आपको चढ़ा दिया जाए तो आप भी वैक्सीनेटेड हो जाओगे। ठीक है ना? तो बड़ा पंगा है, आपको अपने हेल्थ सिस्टम को अपने हिसाब का करना ही पड़ेगा अगर आप बचना चाहते हैं तो। मजबूरी है आपकी, आपको संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा कि नौकरी नहीं छोड़नी है, और ये जो ब्लड हाथ में लगने वाला है इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। जिस आदिवासी क्षेत्र में ईसाई धर्मांतरण किया जा रहा है, क्या उस क्षेत्र में आदिवासी अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं? आदिवासियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं, आदिवासी को इंडिजीनियस लोग बोलते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, जो यहाँ के असली उत्तराधिकारी हैं, जो यहाँ का असली मालिक है इस धरती का, वो आदिवासी है। उनका धर्मांतरण भी इसीलिए करवाया जा रहा है।
असल में जो आदिवासी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है इंसानियत के अलावा, और प्राकृतिक न्याय को वो फॉलो करते हैं, प्राकृतिक नियम को वो फॉलो करते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख लगाना शुरू करता है, वो ऑटोमेटिकली गुलाम हो जाता है। मतलब वो शरणार्थी हो जाएगा अगर वो अपने आप को इंसान के अलावा कुछ भी कहेगा तो। आई बात समझ में? ये हिंदू धर्म भी धर्म थोड़ी है, तो पंथ है। तो हिंदू के नाम पे जो ड्रामा चला रखा है एक पॉलिटिकल पार्टी ने, ये सब ड्रामा बेसिकली लोगों को तोड़ने का ही प्रोपेगेंडा है ये, ठीक है। और जो मुसलमान जो लोग हैं, ये लोगों को इस षड्यंत्र का पता था, क्योंकि जो मुसलमानों की जो पद्धति है, पूजा अर्चना की जो पद्धति है, इनकी जो प्रार्थना है इनकी, और जो इजराइलियों की है, वो एक जैसी है बिल्कुल। और ये जानते हैं उनको, यहूदियों को, ये समझते हैं यहूदियों के टारगेट को। इसीलिए इन लोगों ने अपनी पवित्र किताब कुरान के अंदर ही उन चीजों को हराम बोल दिया जो उनके लिए हथियार होते हैं। उनके लिए माइंड प्रोग्रामिंग का हथियार क्या क्या होता है? एक तो सिनेमा होता है, तो कुरान में सिनेमा हराम कर दिया इन्होंने। दूसरा, ब्याज का पैसा होता है, ब्याज का पैसा भी मुसलमान कभी इस्तेमाल नहीं करता है, वो भी उसमें हराम होता है। क्यों मियां जी? ठीक है। तीसरा, एक सिनेमा हो गया, ब्याज का पैसा हो गया, और तीसरा हो गया शराब। शराब हराम है, क्योंकि उनको पता है कि नशा जो करेगा आदमी, वो लोग कर्जदार होकर के उनको लपेटना आसान है। तो इन लोगों ने मुसलमानों को ही नशे में, गरत में डालने के लिए फिर ये ड्राई नशे लेके आए, सूखे नशे, ताकि किसी भी तरह से नशे में डालो। तक मुसलमानों का राज रखा। कोई भी हीरो, दिलीप कुमार को देखो, दिलीप कुमार कौन था? यूसुफ खान उसका नाम था, दिलीप कुमार का नाम। तो सुपर हीरो जो बनाया वो यूसुफ खान बनाया। फिर अब कितने सालों से शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान है, इमरान खान, खान पठान, पता नहीं क्या, मतलब वो जानबूझ के मुसलमानों को साम्राज्य दे रखा है उनका, ताकि जब उनका बायकॉट करने लगे एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा के तहत, तो ये लोग अपने साथियों की मदद के लिए, उनकी फिल्मों को हिट कराने के लिए फिल्मों को देखें ज्यादा से ज्यादा। जब आदमी फिल्मों को देखने लगेगा तो उनके माइंड प्रोग्राम में जल्दी आएगा। यानी जो बच्चा फिल्मों को और कार्टून को ज्यादा देखता है, उस बच्चे को ये सरकार और ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग बड़े आसानी से अपनी बात समझा लेंगे, और ऐसे बच्चों को हम जैसे लोग सच्चाई नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि उन बच्चों ने वही बातें फिल्मों में देखी होती हैं। अब जब वो बातें हम बोलेंगे तो बच्चा क्या बोलेगा कि ये तो फिल्मों वाली बात कह रहे हैं, वो फिल्मों में ऐसा पहले बता चुके हैं। और यही चीज वो लोग कहते हैं, यही शैतान को मानने वालों का ये नियम है कि वो जो भी काम करेंगे आपको बता कर करेंगे। तो वो आपकी बॉडी के साथ क्या करने वाले हैं, ऐसा वो आपको या तो अखबार में छाप कर बताएंगे, या किसी मैगजीन में छापेंगे, या कोई किताब लिखेंगे, या कोई मूवी बनाएंगे। और मूवी में वो पहले लाइन लिख देते हैं कि भैया ये जो है ना, ये तो इमेजिनरी है, ये तो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, तुम्हारी अगर भावनाएं आहत हो जाएं तो धन्यवाद, थैंक यू, सॉरी वेरी मच, ऐसा करके कुछ भी ड्रामा चालू कर देते हैं। लेकिन वो रियलिटी में आपको सब बता रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ हम लोग ऐसा करने वाले हैं। बात समझ आई? तो ये पूरा का पूरा गेम प्लान ऐसे प्लानिंग से चलता है। कौन खिलाड़ी जो है हीरो बनाया जाएगा, किस जात के आदमी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, किस जात वाले को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसको मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाएगा। मतलब ये समझ लो कि जिस व्यक्ति, जिस जाति को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर के लेवल पे बिठाया जाता है, समझ लो उस जात का सत्यानाश करना है। द्रौपदी मुर्मू को जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया था ना, मेरे मुंह से पहला शब्द निकला था और फेसबुक पे मेरी पहली पोस्ट थी, अब आदिवासियों की खैर नहीं। आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए आदिवासी लेडी को बना दिया। अब वो भी बेचारी ऐसी है जो कहीं से भी दिखती नहीं राष्ट्रपति, उसको पता ही नहीं राष्ट्रपति होना क्या होता है। और एम ही ठीक है, आदिवासियों के इलाके में जाना होता है तो उनकी एक लड़की को बिठा दिया है
कलेक्टर बना दिया, किसी को एसडीएम बना दिया, ताकि वो उनकी भाषा में समझा सके। जैसे आपका पढ़ा लिखा बच्चा आपको बता देता है जी कलेक्टर का ऑर्डर आया है, मकान तो खाली करना पड़ेगा, फलाने का ऑर्डर आया है, सिस्टम से चलना पड़ेगा। सिर्फ इसके लिए वो लोग अपने बीच के आदमी को वहां बिठाते हैं। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस कौम का आदमी किसी भी सत्ता के टॉप पर बैठा है, समझ लो उसका काम उस कौम को बर्बाद करने का है। तो कभी भी ये मांग मत करो कि हमारी जात वाला एमएलए बन जाए, क्योंकि जिसकी जात वाला एमएलए बनेगा उस जात का तो नाश ही समझो पक्का। इसीलिए हर जात का एमएलए बना और हर जात का फिर सत्यानाश हुआ। क्यों हुई? आप जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, आपके जाति और धर्म का आदमी बना है ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, मंत्री, कुछ ना कुछ, तो आपका भला तो नहीं हुआ ना, आगे होगा, कभी नहीं होगा। ये इट्स ऑल प्लांटेड गेम। तो इसको आप समझते कैसे हो ये इस पे निर्भर करता है। अगला है कि मैं और मेरे परिवार गुलामी में कदम तो रख लिया है कि मैंने अपना आधार कार्ड बना लिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, अब मुझे आजादी चाहिए। आजादी चाहिए तो भैया लोग इकट्ठे कर लो। नकली आजादी का कोई मतलब नहीं है। नकली आजादी क्या है? आप आधार कार्ड सरेंडर कर दो, आप अपना वोटर कार्ड सरेंडर कर दो, आप अपना बैंक अकाउंट सरेंडर कर दो, उससे क्या होगा? कर दिया, बात खत्म। आपका जीना दूभर कर देंगे। अब ये लोग क्या करेंगे देखना। अब आप सोचो, आपने फॉर्म भरना है, आधार कार्ड दोगे तो 1000 रुपए लगेंगे, आधार कार्ड नहीं दोगे तो 5000 लगेंगे। भाग के दोगे कि नहीं दोगे? ड्राइविंग लाइसेंस से अपना मोबाइल नंबर एक्टिवेट करवाओगे तो 3 दिन लगेंगे, और आधार कार्ड से करवाओगे तो 5 मिनट लगेंगे। भाग के आधार कार्ड दोगे कि नहीं दोगे? बिना आधार कार्ड के जीना मुश्किल हो जाए और आधार कार्ड के साथ आसान हो जाए तो हर आदमी आसान जिंदगी जीना चाहता है। वो नई लाइनों में खड़ा होना चाहता, वो चुपचाप ऑनलाइन करना चाहता है। इसीलिए वो आपको ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि आपको मजबूरी में फिर गुलामी की व्यवस्था में आना पड़ेगा। इसलिए ये बड़ा ऐलान करना होगा जब देश की जनता खड़ी हो जाए कि हम तुम्हारे इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसने वाले हैं, तब केवल बचा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक डोनेशन कैसे लेता है, कौन देता है? अरे ढूंढो ना यार, इसमें उसका प्रमाण कोई है, ढूंढ लो ना। आपने सर्च ही नहीं किया है, मेरी बात सुनी, उसी में से आपने क्वेश्चन बना दिया। बात सुन करके ऐसे थोड़ी करते हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च करो, अपना रिसर्च के बेसिस पर थोड़ा पता करो कौन से देश हैं, उसके पार्टनर कौन हैं, उनकी किस किस की मदद से कौन सदस्य हैं, कैंडिडेट देश कौन से हैं, फिर कौन से देश से क्या क्या मिलता है, कौन कितना फंड देके शुरू किया था, अभी कितना सालाना मिलता है, कौन से देश से कितना लोन मिलता है। ढूंढो यार थोड़ा सा, आपको मालूम पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई का सिलेबस सिर्फ 6 महीने का है, तो कैसे बदलाव कैसे करना चाहिए। इसके लिए तो बदलाव जो एजुकेशन जो है ना, मैं आपको बताऊं, इसके लिए शिक्षा सरकार का मैटर नहीं होता है। एजुकेशन जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रचार, भ्रामक प्रचार किया गया कि सरकार जो है वो शिक्षा के नियम बनाएगी। और दूसरा बड़ा प्रचार हुआ है जो गलत हुआ है, वो ये है कि मां बाप अपने बच्चे की शिक्षा पर बहुत सारा पैसा और बहुत जोर लगाते हैं, क्योंकि मां बाप को लगता है कि जो चीजें हमको नहीं मिल पाई हम अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करा दें और उनका भविष्य ताकि थोड़ा बहुत सुरक्षित हो जाए। असलियत में क्या है कि एक मां बाप अपने बच्चे पर जब पैसा और टाइम लगाना शुरू करता है तो एक आदमी तो परमानेंट चाहिए, और फिर एक तो फैमिली का मेंबर चाहिए उन बच्चों के ऊपर परमानेंट, और फिर लगातार सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ तैयार करने के लिए पैसे चाहिए। कभी कोई क्लास ज्वाइन करनी, कभी कोई क्लास करनी उस बच्चे को तैयार करने के लिए, और वो पॉसिबल नहीं है अगर जो एक फैमिली उस पर लगे रहेगी। तो फिर भी हम लोग कंपटीशन की दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारा बच्चा कहीं नहीं जा पाएगा। क्योंकि कंपटीशन का रिजल्ट क्या निकलना है, चाहे कहीं कॉलेज में एडमिशन की बात हो, चाहे कहीं नौकरियों के कंपटीशन की बात हो, कंपटीशन का सक्सेस रेट अगर जितने फॉर्म भरे गए हैं उसके मुकाबले निकाला जाए तो जो पास परसेंट होगा वो 0.01% से 0.1% तक होगा। मतलब 99.9% से लेकर 99.99% तक फेलियर की गारंटी है कंपटीशन में। तो कंपटीशन से नहीं,
हमारे बच्चे को को-एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व से जीना सिखाना जरूरी है। और सह अस्तित्व की यह भूमिका रहती है कि उसमें गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के बच्चे को बच्चा माना जाए, और बच्चे को पूरे गांव का और पूरे समाज का बच्चा माना जाए, ना कि सिर्फ उसके मां बाप का। और जब पूरे समाज का बच्चा है तो उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा और उसके रोजगार की जो जिम्मेदारी है वो मां बाप की और सरकार की ना होकर के समाज की होनी चाहिए। कि इस बार हमारे गांव में इतने बच्चे 18 साल पास कर रहे हैं, इन 18 साल के बच्चों का ये टैलेंट है, इतने बच्चों के लिए ये चीज चाहिए, इतने बच्चों के लिए ये चीज, ये पूरा समाज तय करे, ना कि सरकार तय करे। सरकार तय करेगी तो गुलामी फर्म करेगी, मां बाप तय करेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। तो कंपटीशन के लिए तो जिंदगी नहीं होती है। थोड़े दिनों के बाद फिर आप अकेले थकेले पढ़ने शुरू हो जाओगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। तो इसलिए समाज को आगे आकर के हर बच्चे के सर्वाइवल और उसकी जगह सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि यह समाज का विषय है और यह बड़ी जागृति का विषय है। हम लोग इसके ऊपर बड़ा अगले साल यानी इसी साल से हम अभियान चालू कर रहे हैं। यात्रा शुरू करूंगा मैं, साइकिल यात्रा हरियाणा में, शायद अगले दो एक महीने में हम लोग शुरू कर देंगे। और उस यात्रा के बाद फिर पूरे के पूरे हरियाणा में घूमकर जागरण चालू होगा और फिर वो एक इंस्टीट्यूशन हम खड़ा करेंगे कि कैसे एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि गांव के प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक हाथ को रोजगार मिले। हर बच्चे को रोजगार मिल जाएगा ना जब, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। फिर बेरोजगारी जैसी कोई चीज नहीं होगी, महंगाई जैसी कोई चीज नहीं होगी। वो कैसे होगा, पूरा ब्लूप्रिंट है, वो पब्लिक में डिस्कशन करने का कोई लॉजिक है नहीं। जब आप लोग वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग कर लेंगे, उस ट्रेनिंग के बाद जो जो लोग छन के आएंगे उनसे डिबेट चालू होगी, फिर वो अपने गांव में जाकर प्रचार चालू करेंगे। इसलिए हम लोग दूर दूर घूम घूम करके सबको बता रहे हैं, जिसका हेल्थ में इंटरेस्ट है वो आ जाओ, हेल्थ वालों से मिल लो, जिनका एजुकेशन में है एजुकेशन वालों से मिल लो, जिनका राजनीति में है वो राजनीति के लिए आ जाओ, जिनका जिस चीज में इंटरेस्ट है आ जाओ, जिनका अध्यात्म में है वो अध्यात्म वालों से आ जाओ, डिस्कशन करो मिल करके। और फिर एक एक फील्ड को हम लोग चूज करके अच्छे अच्छे लोग चुन के फिर समाज के अंदर फिर वो व्यवस्था बनाए जो जरूरी है समाज के लिए। यहां कोई ठेकेदार नहीं कर पाएगा, कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं कर पाएगी। इसमें जो स्टेक होल्डर है, जो गांव का आदमी है, वही कर पाएगा। और वो क्योंकि इतना मुश्किल है समझाना उसको कि वो अभी डर और लालच के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए लगातार चर्चा करनी पड़ेगी। और वो लगातार चर्चा हम लोग करते ही आ रहे हैं। यही काम आप लोगों को भी करना है कि चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो। एक दिन जब बदलाव आना होगा वो सब लोग आ जाएंगे। कौन कौन चर्चा कर रहा है पहले पता तो चले, और फिर पता चल जाएगा कहां कहां नेचुरल नेतृत्व है, जहां पर प्राकृतिक नेतृत्व है वो आकर के फिर संभाल लेंगे अपने आप से। उसकी चिंता ना करो, वो पूरा का पूरा परमात्मा ने व्यवस्था बनाई हुई है और सब मालूम है उसका। फिर समाज में कैसे खबरें हैं, खबरों का क्या फायदा है। खबरों वाला जब आपको खबर की खबर करके मैंने एक चैनल बताया ना आपको, खबर की खबर 007 मतलब आगे @ लगा के और खबर की खबर 007 करके सर्च करना तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो पहली वीडियो डाली है वो यही है कि अखबार कैसे पढ़ना है, अखबार पढ़ने से किसको फायदा है, कौन सी खबर से नेता को फायदा होना है, कौन सी खबर से उद्योगपति को फायदा होना है, कौन सी खबर से इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों को होना है, किस खबर से आपको नुकसान होना है, कौन सा नुकसान होना है, अनपढ़ आदमी कैसे समझता है, पढ़ा लिखा कैसे समझता है, बिजनेसमैन इसको कैसे समझेगा, वो पूरा डिटेल में हमने समझाया है। लंबी वीडियो है, उसको सुनिएगा, आपको मालूम पड़ेगा। अभी काफी लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। सवाल ये है अगला, छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। देखो भैया, अगर आपके बच्चों को अपने समाज के लिए तैयार किया जा रहा है तो वैसे स्कूल में पढ़ाइए। अगर आपकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है तो वैसे स्कूल में पढ़ाइए। अगर स्कूल का सिलेबस समाज ने तय किया है, आपने मिलकर तय किया है, तो ऐसे स्कूल में पढ़ाइए। अगर ऐसा स्कूल नहीं है तो अपने जो सामुदायिक स्कूल है, जो अपने पड़ोस में आपका सरकारी स्कूल जिसको आप लोग बोलते हैं, उस स्कूल के टीचर से बात कीजिए। उनको बोलिए हमें वो सिलेबस नहीं चाहिए, हमको यहां वाला सिलेबस चाहिए। और पता लगेगा ना जब आप चलोगे कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आपकी बात को समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, मालूम पड़ेगा।
तभी तो आगे कौन सी व्यवस्था बनानी है इसके बारे में रास्ता नजर आएगा ना। एक बार चलिए तो सही, और फिर क्या पढ़ाना है ये आपको तय करना है। जैसे कि बच्चे को कम से कम 8 साल की उम्र तक तो बिल्कुल भी लिखने का बिल्कुल नहीं देना चाहिए काम। हमारे वाले को कितनी उम्र में दे देते हैं? 3 साल की उम्र में पेंसिल पकड़ा देते हैं। अगर आपका बच्चे के लिए ऐसी शिक्षा हो, छोटा बच्चा बात करना चाहता है, छोटा बच्चा बात सुनना चाहता है, वो लगातार बात सुने और बात कहे, अपनी बात कहे, अपने परिवार की बात कहे, अपने समाज की बात कहे, कहानियां कहे, कहानियों के माध्यम से पूरी दुनिया का ज्ञान उस बच्चे को सिखाया जा सकता है। जब तक वो 7-8 साल का होगा तब तक तो सारी बातें उसको समझाई जा सकती हैं। लेकिन क्या पढ़ाया जाता है? लिखे जाओ, लिखी जाओ, बेवकूफों की तरह लिख रहता है, मिटाता रहता है, लिखता रहता है, मिटाता रहता है, जिंदगी भर लिखता रहता है और हासिल कुछ नहीं होता है। जो बच्चा आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट होता है, सर्च करो, देखो जरा एक बार, गौर फरमाओ, आपके बच्चे की क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन होगा? सबसे बड़ा गधा। ना तो समाज का पता उसको, ना वो कभी दुनियादारी में कभी गया। बाजार में चले जाओ, सामान दे के भेज दो, सब्जी लेने भेज दो, सब्जी वाला कह दे 50 रुपए किलो की सब्जी है, 2 किलो लेके, उसको ये नहीं पता कितना पैसा देना है, कुछ नहीं पता उसको बेचारे को। दुकान से सामान लाने को भेज दो, जोड़ नहीं सकता, घटा नहीं सकता, कुछ आता नहीं है। बाहर से कोई आदमी आ जाए, उसको नहीं पता कैसे उसके साथ बर्ताव करना है। कोई घर में आग लग जाए, चोर आ जाए, उसे पता नहीं कैसे बचना है। देश के ऊपर विपदा पड़ी हो, उसका रोल क्या है उसे कुछ नहीं पता। उसको जीवन जीने का मालूम ही नहीं है, क्योंकि उसको स्कूल ने कभी कुछ सिखाया ही नहीं है। माँ बाप के पास समय नहीं है और समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपका बच्चा जीवन जीना कब सीखेगा? वो बेचारा स्कूल में पागलों की तरह सुबह से लेकर रात तक जा रहा है, फिर ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन के बाद वो कंपटीशन के एग्जाम में बैठ जाता है, कंपटीशन के बाद कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, कॉलेज के बाद उसको नौकरी लग जाती है, नौकरी के बाद उसका ब्याह कर देते हैं, फिर ब्याह चलता ही नहीं है, उसका शादी नहीं चलती है उसकी। इसीलिए तो 50% से ज्यादा तलाक का रेट हो गया नए बच्चों का, है कि नहीं? पहली बात तो वो शादी नहीं करते, बोलते सेटल होएंगे तो करेंगे, वो सेटल कभी होते नहीं बेचारे। फिर वो 35-35 साल में जाके होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर जोर लगाते हैं, फिर बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा नहीं होता, फिर जाके IVF सेंटरों पे जाकर के कभी सुअर का बीज डलवा के आते हैं, कभी कुत्ते का, और उनको पता नहीं बच्चे किसके पैदा हो रहे हैं उनके यहाँ। क्यों? IVF में जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चे दे रहे हैं वो IVF सेंटरों में, तो पता ही नहीं है उनको कौन सा किसका बच्चा है, क्या है, कुछ नहीं पता। सारा बीज नाश करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। तो ये पढ़ाई से ही सारा का सारा गेम चला है। और ये मालूम है स्पर्म काउंट किस बच्चे का कम होएगा? जो डिप्रेशन में रहेगा, जो नशा करेगा, जो दारू पिएगा। और हर इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बच्चा दारू पीने लग जाता है, उसको बाहर गांजा मिलना शुरू हो जाता है, वो चरस मिल रही है उसको, वहां पे कोकीन मिल रही है उसको, अफीम मिल रही है बड़े आराम से। तो हर कॉलेज के अंदर नशा बिक रहा है, उसका वैसे ही खत्म किया जा रहा है बीज का नाश। वो जीवन जीने के लिए उसको स्कूल में ही किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। और पड़ोस तो ऐसा है ही अपना, माशाल्लाह, शहरों का तो पड़ोस ऐसा है कि पता ही नहीं है उनको। ये मालूम है कि फलाना आदमी की गाड़ी यहां खड़ी होती है, इसकी पार्किंग का स्पेस ये है, इसका नंबर 570 है। शर्मा जी कहते हैं पूरे घर किसी को नहीं पता, नाम किसी को नहीं पता, कुछ भी है कि नहीं? नंबरों से जानते हैं हम आदमी को आदमी जानता ही नहीं है। अभी 13 लोग जो दुनिया को चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई है? उनके ऊपर तो शैतान ही है भैया। सारा पैसा उनके पास है, सारी प्रॉपर्टी उनके पास है, सारा कुछ वही कंट्रोल करते हैं, तो फिर उनका तो कुछ बचा ही नहीं ना, अपना तो कुछ बचा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो सारा चल ही रहा है ये। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो अब क्या करें? वो अपना वसीयत लिखवा लें फटाफट, और तो क्या ही कर सकते हैं बेचारे। अब तो जो करेगी वैक्सीन ही करेगी। बाकी डिटॉक्स का नंबर मैंने दे दिया, 8557857235। इस नंबर पे मैसेज करो। जिस बंदे ने लगवा लिया है 2 किट प्रति व्यक्ति मंगवा लो, 2 किट। जिस बंदे ने लग गया समझो वो तो लगवा ही लो। भारत एक ये जो सरकार है ये प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करती है। विस्तार से बताएं कितने नंबर का प्रश्न है ये बताओ पहले, विस्तार से बताएं। 35 नंबर का है। इस पे डिटेल में अलग सेशन लगता है। लेवल 2 की ट्रेनिंग जो लोग पार कर लेते हैं वहां पे ये पूरा के पूरे दस्तावेजों के साथ शेयर किया जाता है। इसलिए अभी इतना जल्दी ना करो भैया, इतना बड़ा सामान आपको पहले ही दिन मिल जाए हजम नहीं होने का। गरम दल, नरम दल, अरे ढूंढ लो यार, इस काहे चक्कर में पड़ते हो।
कुछ लोग कहते हैं मूर्ति वाले भगवान इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। ऑब्वियसली अभी भगवान को हमने बनाया कि हमने भगवान को बनाया है? भगवान ने हमको बनाया। तो फिर ये भगवान की रक्षा करने वाले कौन गधे हैं जो राम मंदिर के नाम पे नाटक करते हैं, जो राम बचाने निकले हैं, जो भगवान जो धर्म बचाने निकले हैं? ये कौन है? ये तो महामूर्ख होंगे ना यार। ऐसा धर्म जो किसी के कुछ निंदा करने से खतरे में पड़ जाए, ऐसे धर्म का तो समाप्त हो जाना ही बेटर है ना। मतलब कहने का यार कि धर्म हमको बचाता है, परमात्मा ने हमको बनाया है। हम कौन होते हैं बताओ? परमात्मा के लिए कह रहे राम मंदिर बना दिया, परमात्मा के रहने के लिए उन्होंने बना, ये बनाएंगे उसके लिए जगह। क्या गधे लोग हैं यार। अरे जो गांव कबीले का आदमी है ना, वो अपने खेत में 2 ईंट रख देता है और उसी को पूजना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है इन 2 ईंट में परमात्मा नहीं तो फिर दुनिया की किसी चीज में नहीं, और दुनिया में कहीं भी है तो इन 2 ईंटों में भी है। वो आप में भी है, वो आप में भी है, वो सब में है। जो किसी और में, जो किसी भी चीज में, एक खास चीज में परमात्मा ऐसा कहता है और बाकी चीजों में जिसको परमात्मा नजर नहीं आता है, ऐसे लोगों को अपनी आंखें और दिमाग चेक करवा लेना चाहिए। क्योंकि जब राम नहीं था तब भी कुछ था, जब कृष्ण नहीं था तब भी कुछ था। वो क्या था जो शाश्वत है? वो परमात्मा कह लो, वो प्रकृति कह लो। तो अगर एक ही चीज है जो शाश्वत है तो वो प्रकृति है। इसीलिए अगर कोई नारा लगना चाहिए तो जय जोहार का नारा लगना चाहिए, जोहार का नारा। इसीलिए हम बोलते हैं जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। क्या बोलेंगे? जय जोहार का नारा है, ये है नारा, असली नारा। अगर जो राम से भी ऊपर का नारा लगाना है तो वो ये नारा है। और राम तो हमारे मतलब कण कण में था यार, हैं? हमारे हरियाणा में तो राम ना, मतलब आपके यहां तो मालूम नहीं, हमारे वहां तो उठते ही राम राम भाई। अभी तो जो जय श्री राम वाला नारा लगाते हैं ना, वो तो नकली लगते हैं 1 नंबर के। भाई सच्ची बताऊं, मुझे नहीं पता, मुझे तो लगते हैं। क्योंकि हमने तो जय श्री राम का नारा सिर्फ रामायण में पहली बार सुना था, जिसमें युद्ध करने से पहले लगाया जाता था। युद्ध के अलावा कहीं भी नहीं है वो नारा, मार काट के अलावा कहीं नहीं है वो नारा। अगर राम का नाम लेना है तो सियापति रामचंद्र हैं, वो तो है। सीताराम बोला जाए, सियापति राम बोला जाए, वहां तक तो ठीक है। श्री राम वाला नारा तो युद्ध के लिए ही बोला जाता रहा है, और वो रामायण से पहले मैंने नहीं सुना भाई। आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा कभी भी। जो लोग 60 साल के हैं, 70 साल के, सबको मालूम है। और रामायण एक प्रोपेगेंडा था। रामायण जो थी, रामानंद सागर की रामायण एक प्रोपेगेंडा था, टेलीविजन का प्रोपेगेंडा था। क्योंकि टीवी में जो भी चीज दिखाई जाती है, मैंने आपको बताया, वो प्योर झूठ होता है। वो केवल और केवल नैरेटिव बनाने के लिए और माइंड प्रोग्राम करने के लिए आता है। हमारे सांग थे, हमारी कथाएं थी, जो उन कथाओं में सांग कहे जाते थे, लोक कथाएं कही जाती थी। राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म आई थी, उसमें सब कुछ सच दिखाया गया, वैसा ही दिखाया गया जैसे हमारे सांगों में और हमारी उन कहानियों में था। उसके बाद सारा का सारा प्रोपेगेंडा चालू हुआ। वो क्यों हुआ वो समझिए। बच्चा एक स्पंज की तरह होता है, उसको जिस चीज का भी एक्सपोजर दे देंगे वो वैसा ही सीखना शुरू कर देगा। तो जब रामायण में यह सिखाया गया कि राम ने अपने पिता के वचन की पूर्ति के लिए अपने 14 साल का वनवास ग्रहण कर लिया, जब यहां से यह शिक्षा मिलती है, उसी रामायण में यह शिक्षा भी मिलती है कि किसी और की लुगाई को उसके घर से उठाया जा सकता है। क्यों जी? बच्चे को थोड़ी मालूम है अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसने तो जो मर्जी उठा लिया। शक्ति कपूर ने सिखाया हम लोगों को लड़कियों का रास्ता रोकना, सलमा के बलमा, पता नहीं ऐसा कुछ बोला था वो, है ना। गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, कहने को ये काल्पनिक कथाएं थी भैया, लेकिन हमारे समाज में रेप कल्चर नहीं था, ये टीवी ने सिखाया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कल्चर नहीं था, ये घरों से उठाने का कल्चर नहीं था। अभी आप बताओ, अगर हमको ये कह दे उनके घर में महाभारत हो रही है तो क्या मतलब निकलता है इसका? है लड़ाई हो रखी है? मैंने तो नहीं कहा,
यानी महाभारत ने, सिर्फ महाभारत का मतलब यह है कि भाइयों की लड़ाई बची हुई है बस। तो ये कथाएं आपको कैसे माइंड प्रोग्राम करती हैं, समझ गए आप? ये हम आपको धीरे धीरे करके आगे बताते रहते हैं। बट लंबी क्लासेस लगने की होती है इन विषयों पे ना, छोटी छोटी बात में कैसे खत्म कर दें। ये पूरी दुनिया में डिपॉपुलेशन होना है या भारत में होना है? देखो भैया, ये कॉन्स्पिरेसी पूरी दुनिया की है, ये षड्यंत्र पूरी दुनिया का है। अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता, ऐसी बातें सुनी होंगी आप लोगों ने, है ना? इसका मतलब उस टाइम पर भी अंग्रेज पूरी दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करने निकले थे, हैं? और ये फिर से निकले हैं। पहले वो लोग हथियार लेकर निकले थे, अब की बार ये लोग मोबाइल लेकर निकले हैं, इंटरनेट लेकर निकले हैं। अब की बार ये बैंकिंग लेकर निकले हैं, पैसे लेकर निकले हैं, लोन लेकर निकले हैं। पर्पस काबू करना है, पर्पस कब्जा करना है, जमीनें हथियानी है इनको। भारत की जमीन ऐसी जमीन है भैया जहां आपको सब कुछ मिलेगा। यहां रेगिस्तान भी मिलेगा, समंदर भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, हरियाली भी मिलेगी, जंगल भी मिलेंगे, सोना भी मिलेगा, कोयला भी मिलेगा, लिथियम भी मिलेगा, बॉक्साइट भी मिलेगा। कोई ऐसी धातु, कोई ऐसा अयस्क नहीं है जो यहां नहीं मिलता है। जिंदा रहने के लिए जिंदगी, अब कहते हैं 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। भैया पॉपुलेशन वहीं तो होएगी जहां उस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए जगह होगी। पैदा वहीं हो पाएंगे जहां पैदा होने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां होंगी। जहां सूरज ही 9-9 महीने में दिखाई देता है वहां पैदा करके करोगे क्या? पहले बीमार हो जाओगे यार। जहां पानी नहीं मिलता है, बर्फ जमा रहता है, वहां कहां मिलेगा? सब कुछ तो है यहां पर। और धरती पे उसकी औलाद जो है, उसकी संतान कभी बोझ नहीं हो सकती। ये आप लोगों के दिमाग में प्रोपेगेंडा के तहत बात डाली जाती है कि पॉपुलेशन बहुत हो गई है, पॉपुलेशन बहुत नहीं हो गई है। इस धरती पर अभी भी इतने संसाधन अवेलेबल हैं कि 8 अरब छोड़िए, 800 करोड़ छोड़िए, 2400 करोड़ की भी जनसंख्या हो जाए तो भी हमारे पास पर्याप्त संसाधन है उनको खिलाने के लिए। लेकिन अगर सारे संसाधनों पर कब्जा कुछ पूंजीपतियों का हो जाएगा तो हम लोग गरीबी में मरेंगे। इसीलिए वो ये कहते हैं कि गरीबी का कारण जनसंख्या है, गरीबी का कारण जनसंख्या नहीं है। 140 करोड़ लोगों का मतलब है 140 करोड़ दिमाग और 270 करोड़ हाथ। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आज आप लोगों के सामने, 25 तारीख है, हरियाणा में अभी वोटिंग हो के खत्म हुई है। मैं आपको बता रहा हूं हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ भी नहीं बची है। निपटा दिए हैं ऊपर वाले 40 तो इन्होंने, इसीलिए जनगणना नहीं कर रहे हैं। 6 महीने का आंकड़ा बता रहा हूं, लगभग पिछले 6 महीने में लगभग 8 करोड़ लोग एक्स्ट्रा निपट चुके हैं हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज से। शमशान घाट का आंकड़ा है, जाके अपनी शमशानों में पूछ लो। अपने आपके गांव की तो शमशान घाट होगी ना, वहां जाकर के पता करो। पहले महीने में पहले जो है, इस जो ये वैक्सीन शुरू हुई थी, इससे पहले महीने में कितने लोग मरते थे वो आंकड़ा चेक करो, और अभी कितने मरते हैं वो चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कितने लोग मर रहे हैं। बहुत लोग निपटा दिए। और ये पॉपुलेशन का सेंसस इसलिए नहीं करवा रहे हैं, जनगणना इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि पता चल जाएगा कितने लोग निपटा दिए। देना भाई पानी। यदि मुझे अपना सारा जीवन देश सेवा में लगाना हो तो क्या करना होगा? भाई देखो, देश सेवा कोई ऐसी सेवा नहीं है कि किसी एक खास पोस्टिंग मिलेगी तो ही देश सेवा कहलाई जाएगी। आप केवल जहां हो, जिस कैपेसिटी में हो, सच की लड़ाई चालू कर दो, आप देश की सेवा करने लग गए हो। सीधी सी बात है। झूठ के खिलाफ खड़े हो जाओ, अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाओ, किसी के साथ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। जहां भी सच बोलता कोई आदमी नजर आए, बस उसका साथ दे दो, खड़े होकर दे दो। आपके पास जो संसाधन है वो संसाधन से उसकी मदद कर दो।
आप बोलना जानते हो, बोलकर उसकी मदद कर दो। आप लड़ना जानते हो, लड़कर उसकी मदद कर दो। आपके पास धन की सुविधा है, आप उसे धन से मदद करके मदद कर दो। आपके पास लोग हैं, आप राजनीतिक आदमी हो, आप सामाजिक व्यक्ति हो, आप 20-30 लोग उसको मदद कर लिए दे सकते हो। उसके साथ 10-20 लोग जाकर खड़े हो जाओ, सच के साथ खड़े हो जाओ, बस वही देश सेवा है। इससे बड़ी कोई देश सेवा नहीं हो सकती। और झूठ, अगर आप झूठ का साथ देते हो, उससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कोई नहीं है। बस सीधी सी बात हो, कुछ नहीं करना है आपको स्पेशली। फिर जब आप सच के साथ चलने चलोगे तो आपको लोकल लेवल पर क्या क्या दिक्कतें आएंगी, अपने साथियों के साथ क्या समस्याएं आएंगी, वो अलग पॉइंट आएगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि अब यहां से हमें चीजें कैसे ठीक करनी है। ये वाली चीज खराब हो गई है तो इसको कैसे करना है। गांव में अगर ऐसी शिक्षण व्यवस्था नहीं है तो ये कैसे चालू किया जाए। अगर न्याय ऐसे नहीं मिल रहा है, अगर धक्के खा रहे हैं हम लोग, एक बार गांव में जाके पता तो करो किस किस के कोर्ट में मुकदमे चले हुए हैं। कोर्ट में जाकर मालूम करो, आपको पता है, उनसे पूछ लो जरा कब चालू हुआ था मुकदमा और कब खत्म होगा तुम्हारा ये। इस हिसाब से एक कोर्ट के बाद अगली कोर्ट, फिर अगली कोर्ट, वो कभी वो चला गया कोर्ट में, कभी वो चला गया। और कमाल की बात पता क्या है, अपने देश के लोगों का अभी मानसिक संतुलन इतना बिगड़ा नहीं है। हमारे लोग अभी भी सच को जानते हैं और सच के लिए बोलना जानते हैं। दोनों पक्ष, जो लोग मुकदमा लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, उनसे बैठकर एक बार पूछो तो सही कि तुम दोनों को क्या समाधान लगता है होना चाहिए। दोनों को मालूम है कि क्या समाधान होना चाहिए। और जैसे ही दोनों पक्ष सच के साथ आएंगे, समाधान ऐसे टक से हो जाएगा। उनमें से एक झूठा होता है, उनमें से एक के अंदर लालच घुसा होता है, उनमें से एक का लालच उसे सच का साथ देने से अहंकार वश जो है, उसका अहंकार उसको दबने नहीं देता है। वो अहंकार की वजह से सारा पंगा है। तो जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये अहंकार क्यों है, भाई अहंकार क्यों है, क्योंकि उसे अपनी सत्ता बरकरार करनी है। उसे वो सत्ता क्यों बरकरार करनी है, क्योंकि उससे उसको बहुत सारा लालच पूर्ति होती है। तो मान लो उस किसी बड़े से बड़े नेता के अहंकार की और उसके लालच की पूर्ति गांव से होना बंद हो जाए, क्या फिर भी वो नेता बनना चाहेगा? भाई उसको पैसा ना मिले गांव से, लालच में उसके साथ गलत आदमी के साथ खड़ा होना बंद हो जाओ, उसको बोलो कि तुम तो झूठ बोलते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्या फिर भी वो झूठ बोलेगा? आ जाएगा अपने आप सीधे रास्ते पर। तो सच बोलना चालू कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि करना क्या है। क्या आपका बैंक खाता या क्रेडिट कार्ड है? मेरा पहली बात, हमको वैसे तो मैं स्टेज पे बोलता रहता हूं, खूब बोलता रहता हूं, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे छुपाई हो। भाई मैं नौकरी पे था, वैसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत आपको घुसना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ लिया आपने तो कोई बात नहीं। इतने सारे लोग आप घर छोड़ के आए तो आपके लिए बता ही देता हूं। मैं सरकारी नौकरी पे था, मेरा सैलरी अकाउंट खुला हुआ था, बहुत सारे अकाउंट खोले हुए थे उन दिनों में, वो सारे अकाउंट खुले हुए पड़े हैं अभी भी। एक अकाउंट ऐसा है जो सैलरी वाला अकाउंट है, जो मेरी वाइफ के साथ में ज्वाइंट अकाउंट है। उसमें ट्रांजैक्शन होती है, कितनी होती है? 500 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया, जो वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है उसकी फीस आती है उसके खाते में। और वो निकलती कहां है? जब हमारे को बिल भरना होता है, वो चेक से देना पड़ता है, ज्यादा बिल होता है ना, तो वो चेक से ही पेमेंट होती है। मेरे पास किसी भी बैंक का कोई एटीएम कार्ड नहीं है। वो बैंक खाता जरूर पड़ा है, लेकिन वो इसलिए चलता है। मैंने आज तक पिछले 2014 के बाद पिछले 10 सालों में किसी भी व्यक्ति को अपना खाता नंबर नहीं दिया है। मतलब मैं खाता ऑपरेट नहीं करता हूं, खाता है। क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास 2 है, ठीक है? तो क्रेडिट कार्ड है, आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है, कहां जाओगे आप? बताओ। कई बार तो वो भी पास में नहीं होते हैं। अभी मेरे पास इसमें पड़ा हुआ था, अभी नहीं है, इस टाइम नहीं है। वो बैग में था, वो बैग वहां रह गया चंडीगढ़। मतलब वो ध्यान नहीं रहता, पर है वो, तो कभी इमरजेंसी पड़ती है। और दूसरा, क्योंकि ट्रैवल करते हैं हम एयरपोर्ट के ऊपर, तो एक क्रेडिट कार्ड हमारे पास थोड़ा सा बड़े लेवल का है, अच्छे वाला है, जिसकी वजह से हमें एयरपोर्ट पे लाउंज में फैसिलिटी मिल जाती है, अंदर जो रेस्ट वगैरह करना होता है, रेस्टिंग है। तो मेरे ख्याल से पाप तो नहीं होता बैंक खाता खुलवाना, या मतलब ये सवाल ऐसे पूछा गया जैसे कोई पाप है।
ठीक है, बाकी आपको बुरा लगा हो तो बंद करवा देंगे भाई, जिसका भी क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं। क्रांति होने या व्यवस्था परिवर्तन में कितना समय लग सकता है? ये कभी भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसका कोई समय सीमा नहीं होता है। कोई आदर्श व्यवस्था कभी भी नहीं बनती है। राम के दौर में भी रावण था, कृष्ण के दौर में भी कंस था, ठीक है ना। राम राज्य में भी सीता को जंगलों में रहना पड़ा था। कभी भी किसी को भी कहीं पर भी कैसे भी व्यवस्था में, व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं पैरेलल चलती है, अच्छाई और बुराई पैरेलल में चलती है। दोनों तरफ के लोग हमेशा रहते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कौन सी तरफ वाली व्यवस्था की तरफ के मतलब तरफदारी करते हैं और हम किधर का काम करते हैं। हमको अपनी व्यवस्था चाहिए, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। उनको अपनी व्यवस्था चाहिए, वो उनके लिए लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी ताकत किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक ग्रुप के पास होनी चाहिए, हम कह रहे हैं सारी ताकत गांव के आदमी के पास होनी चाहिए। यही हमारी लड़ाई है। अब इसको व्यवस्था परिवर्तन कब मान जाओगे? अभी भी कुछ गांव हैं जहां पर सरकार की एंट्री नहीं है, अभी भी कुछ इलाके हैं तो वहां तो व्यवस्था परिवर्तन हो रखा है। अभी भी कुछ इलाके हैं, ट्राइबल इलाकों में कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ कबीले हैं जहां पर पुलिस की एंट्री नहीं है, जहां सरकार की एंट्री नहीं है, तो वहां तो ऑलरेडी वो व्यवस्था है जो हम चाहते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग ये सिचुएशंस रहेंगी। ये क्रांतियों का दौर चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपने अपने विचार रखते रहते हैं, जिसको जो चीज ठीक लगती है वो उसका प्रचार करता है और अपना रोल अदा करके इस रंगमंच से अपना विदा ले लेता है। ये चलता ही रहता है। तो ये नेवर एंडिंग गेम है जो चलता ही रहेगा। अभी बैंक वाले लोन देके ब्याज का पैसा नहीं छाप के चूना लगा रहे हैं, वैसे ही हम लोग लोन लेके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं देके हम भी बैंक को चूना लगा सकते हैं क्या? देखो क्या है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं। हमने जो ये बैंकिंग वाली जो लड़ाई शुरू करी थी, ये उन लोगों के लिए शुरू की थी जिन लोगों ने जो लोग चुकता नहीं कर पा रहे, और हम समाज को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बैंकों ने आपको पैसा दिया हुआ है वो पैसा कहीं है ही नहीं। जैसे मेरी जेब में 1000 रुपया है तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 1000 रुपया दे सकता हूं लोन के रूप में। लेकिन बैंकिंग व्यवस्था में ऐसा है रूल कि अगर बैंक के पास 1000 करोड़ रुपया है तो बैंक 10,000 करोड़ रुपए का लोन दे सकता है। उसके पास वो पैसा है ही नहीं जो उसने लोन दे दिया, सिर्फ डिजिट ट्रांसफर किया और आपको कर्जदार बना के आपकी असली प्रॉपर्टी को उसने मॉर्गेज लिखवा लिया। तो ऑब्वियसली वो आदमी चुकता नहीं कर पाएंगे। तो जो चुकता नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार सरकार से पूछ तो लो कि जो दिया है वो असल में था भी कि नहीं पैसा। इस चक्कर में कुछ लोग मिले जो बात को ऊंचे लेवल पर समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम समाज में आदर्श स्थापित करना चाहते हैं ताकि दूसरे लोगों को समझा सकें कि देखो बैंक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर बैंक से लड़ने के उद्देश्य से, अगर बैंकों को सबक सिखाने के उद्देश्य से, समाज को समझ देने के उद्देश्य से, उदाहरण पेश करने के उद्देश्य से अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए। बैंकों को चूना लगाकर समाज को पैसा बांटना चाहते हो तो करना चाहिए। अगर जो चीज आपने अपने लिए इस्तेमाल नहीं करनी है, अपने लालच में मत करना। आपको एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी लेनी है, 4 गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी ले लेनी है, भाई ये भी ले लेना, वो भी ले लेना, कितने क्रेडिट कार्ड बनवा लेने, वो नहीं करना। ले करके समाज के इस्तेमाल के लिए देना है, करो आप 100 बार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समाज आपके साथ खड़ा होगा। पूरे गांव को बोल दो, ये देखो ये ट्रैक्टर है, तुम्हें किसी को किराए पे लेने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैक्टर समझो गांव का ट्रैक्टर है। जिस भाई को जरूरत हो हमको बता दो, आपके खेत में जोतने पहुंच जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। ये गांव का ट्रैक्टर है, मेरा नहीं है, बस मैं जरिया बनाऊं। गांव आपके साथ खड़ा होएगा कि नहीं होएगा? इसी तरह से आपने गाड़ी ली है, गांव को बता दो ये गाड़ी मेरे नाम से जरूर है लेकिन ये पूरे गांव की है। किसी को इमरजेंसी हो, किसी को प्रसव पीड़ा हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस नहीं टाइम पर नहीं आए, तो इस गाड़ी को जब चाहे आप गांव वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गांव आपके साथ खड़ा होगा, गांव आपकी लड़ाई लड़ेगा। इसी तरह से आप गांव के काम के लिए कुछ यूज कर रहे हो और समाज के लिए यूज कर रहे हो तो ठीक है।
अपने लालच में मत करना। ये बैंकों को सबक सिखाने के लिए कर रहे हो, 100 बार करो, लेकिन अपने लिए नहीं। ठीक है ना? ठीक है, बैंक फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो चोर हैं, वो इतने हरामखोर हैं, वो समाज में ये स्थापित कर देंगे कि ये लालची आदमी था, इसने पैसा लूटने के लिए ये सब किया था। और लुटेरे आदमी के साथ फिर प्राकृतिक व्यवस्था भी नहीं चलती है। परमात्मा भी उसी के साथ चलता है जो सच के साथ खड़ा होता है कि नहीं? और हम लोग प्राकृतिक व्यवस्था की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, तो फिर हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें हम किसी की भी हानि पहुंचाना चाहें। हम समाज के भले की बात करेंगे, उसमें बैंक का नुकसान होए तो 100 बार होए, बैंक ऑलरेडी चोर है, हम बैंक का नुकसान करने के लिए नहीं करेंगे। समझ गए बात? समाज के लिए जो भी करना है वो करें आप, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बैंकों का कर्जा माफ कराएंगे तो वह जनता बैंकों से डिफॉल्टर हो जाएगा, लेकिन वो रिश्तेदार दोस्तों से कर्जा लेकर कहेगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। दिशा तो गलत हो, आदत बन जाएगी कर्जे में रहने की। हम एक तरफ स्वावलंबी कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से मैंने इस बात का जवाब दे दिया। ऐसा नहीं है, हमने किसी का पैसा मारने के लिए तो करना ही नहीं है काम। हमको ये केवल इसलिए करने की हम दे नहीं पा रहे थे। भाईचारे का तो कर्जा, देखो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, बैंकों का सिबिल ठीक है, भाईचारे से लिया हुआ है, तो बैंकों से कर्जा लेके पहले भाईचारे का उतारो, उसके वाला हम देख लेंगे। भाईचारा तो खराब करना ही नहीं भाई, आपस की व्यवस्था तो बनानी है वापस। यहां तो आपको ये ऐसी आदत पड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ा आदमी किसी के भी पैसे पर गलत नजर रखे तो हमारा तो उद्देश्य ही फेल हो गया पहले नंबर पर ही। हम लोग किसी के पैसे पे नजर नहीं रखेंगे, हम केवल अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम किसी और से ठगने वाले और लूटने वाले लोग थोड़ी ना है कि नहीं? तो ये इसको समझना है आपने। आप लोगों का कर्जा माफ करा रहे हैं लोग, राष्ट्रहित में क्रांति होने तक जनता सरकार मोर्चा का साथ देंगे क्या? लोग कर्जा माफ करा के भाग जाते हैं, जैसे कि फलाने का इतना कर्जा माफ हुआ, उसके बाद संगठन की मीटिंग में आना छोड़ दिया। किसी भाई का होगा 40 लाख का कर्जा, 4 लाख का, वो भाग गया अपना माफ करा के। भाई अगले का फायदा कराने के लिए हमने शुरू किया था, वो उसका हो गया, अब उससे हमें क्या, वो आए ना आए तो उसके जमीर की बात है ना, उसका काम भी हम थोड़ी सोचेंगे। और जो भाग जाते, भाग कहां जाएंगे भाई? देखो वो यही है, इसी दुनिया में है, वो रोज हमको देख रहे हैं। अभी 4 लाख का उसका माफ हो गया, 40 लाख का माफ हो गया, तो ऐसा आदमी फिर 80 लाख का लेगा, फिर आएगा यहीं पे, फिर कहां जाएगा? है कि नहीं? वो नहीं आएगा, उसका पड़ोसी फंसेगा कोई ना कोई, वो फिर आएगा यहीं पे, कहां जाएंगे? अरे आप सच पे लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरी बात, आप इसलिए नहीं कर रहे हो, देखो किसी भी साथी की मदद इसलिए मत करना कि आपको उम्मीद है कि जब आपको जरूरत पड़े वो भी आपकी करे। मदद वाला जो काम है, जो ये सोच है, जो ये एक दूसरे के सपोर्ट की जो सोच है, ये एक तरफा होनी चाहिए हमेशा। मदद कभी भी 2 तरफा नहीं होती है। मतलब मैं आपकी मदद करूं और फिर उम्मीद करने लग जाऊं कि आप भी करो, तो व्यापार हो गया ना, मदद कहां से हुई? ये तो सौदेबाजी हो गई। तो हम सौदा थोड़ी कर रहे हैं यहां पर, हम तो मदद कर रहे हैं। हमारे पास एक हथियार है, हम समाज को कह रहे हैं अपना उसका इस्तेमाल कर लो, अपने कर्जे से मुक्ति पालो। बदले में आपको लगता है हम ठीक रास्ते पर हैं तो हमारी मदद कर दो, अगर आपको लगता है हम गलत रास्ते पर हैं तो मत करो। अकेले पड़ जाएंगे तो वो मार डालेंगे, अकेले पड़ जाएंगे तो हम थक हार के रुक जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम परमात्मा के काम पर हैं और हमें यह मालूम है कि समाज का कोई व्यक्ति हमारी मदद करे ना करे, फिर परमात्मा अपने आप व्यवस्था बनाएगा कि हमारे साथ जन सैलाब अपने आप खड़ा होगा और फिर ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। इसलिए ये हमारा काम नहीं है, ये तो उसका काम है। उसके काम पे लगे हैं तो वही ध्यान रखेगा, हमें क्या ध्यान रखना भाई, है कि नहीं? और वो बड़ा प्लानर है। अभी आज हमारे को डंडे पड़वाए हैं, क्या पता क्या प्लान करके पड़वाए होंगे, क्या पता क्या सोच के मरवाया। हमें तो दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, उसने दर्द दिया, वो भी हम हंस के सहन कर रहे हैं। जब हमारे को इतना सम्मान दिया, उसी जब इन कामों की वजह से परमात्मा ने इतना सम्मान का हकदार बनाया, तो 2 डंडे पड़ गए तो क्या फर्क पड़ता है भाई? वो भी उसी ने दिया, ये भी उसी ने दिया, तो जो प्रसाद दे हंस के अपना ले लो, जैसा हो देखी जाएगी। रुपए का इतिहास समझाने की कृपा करें।
इतिहास, वर्तमान, भविष्य कल समझाएंगे रुपए वाले मसले पर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानना है। और भाई इतना बड़े प्रश्न विस्तार से लिखो तो लिख दो इसमें। दूसरा है, हाँ एक क्वेश्चन और आया, मेरे पास 2 बैंकों से लगभग 40 लाख का लोन आया, जिसे लेकर बैंक लगातार चुकता करने का दबाव बना रहे हैं और मेरी जमीन कुर्क करने की धमकी दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उनका कर्जा चुकता कर दो, जमीन कुर्क नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं दिया जा रहा है तो लड़ाई लड़ो, और लड़ाई लड़ने के लिए अपनी टीम तैयार करो। ये तो कंडीशन हो गई। आगे, इसके संबंध में जेएसएम के साथी बनकर 2 व्यक्ति मेरे पास आए और उक्त लोन के बारे में बातचीत करने के बाद मेरा आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और 5,500 रुपए लिए, 5,500 रुपए ले गए और कार्रवाई करने के लिए कहकर चले गए, जिनमें से उनके द्वारा 3 जनवरी को बैंक का पहला आवेदन दिया, फिर 18/2 को दूसरा, और उसके बाद लोगों ने गोलमोल बातें करके संपर्क तोड़ लिया। देखो भैया, जेएसएम का कोई भी साथी, मुझे नहीं लगता जो जेएसएम को जानता है वो किसी के जाल में फंसेगा। उसका कारण क्या है? हमने एक बात बोली हुई है, यदि कोई व्यक्ति आपको जेएसएम का साथी बनकर आता है और मिलता है तो उसकी कंडीशन यह है कि वीर सिंह के पास आपका नाम रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। बोला हुआ है सबने, किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा करो। ये वाली बात इतने सारे लोगों को मालूम है। इसका मतलब जिसका नाम वीर सिंह के पास दर्ज नहीं है, जिस बंदे ने वहां दर्ज नहीं कराया, मतलब वो फ्रॉड है। तो ऐसे किसी फ्रॉड के चक्कर में आप फंसे, ये आपकी सिरदर्दी है, पहली बात। दूसरी बात, हम यहां से क्या कर सकते हैं कि इससे आगे का आवेदन हम तैयार करवा देंगे। जो 5500 वो लूट के ले गया वो खा लेगा, 10 उसी को लगेंगे, बच्चे उसी के बीमार होने हैं। हमें क्या दिक्कत है भैया? हमने तो ये नियम बनाया है कि संगठन के पैसे से हमारा व्यक्ति, जनता सरकार मोर्चा का व्यक्ति, अपने परिवार के सदस्य को एक बिस्किट भी नहीं खिलाएगा। अगर किसी ने अपने परिवार को, बच्चों को उस पैसे से कुछ खिलाया तो समझो गू खिलाया, सीधी सी बात। समझ गए ना? इसलिए हमारा व्यक्ति आपसे पैसा लेकर के कहीं ऐसी जगह नहीं लगाएगा। वो तो संगठन के यूज होगा, संगठन के काम आएगा। कभी कोई बड़ा आयोजन करना हुआ, वहां जो साधन की जरूरत पड़ी वहां आएगा। व्यक्तिगत इस्तेमाल में कोई पैसा यूज नहीं होता है हमारा। तो इसलिए कोई व्यक्ति आपसे नहीं लेकर जाएगा। लेकर गया है तो वो ठग था, वो ठग था, उसने बात करना बंद कर दिया। और कोई आदमी 5500 रुपए आपसे ले गया, 10 लोगों से और ले गया होगा 5500 करके, 50,000 रुपया ले गया होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपया ले गया होगा। 5 लाख में किसी आदमी की औकात दिख जाए तो बढ़िया है, निकलो। उसके बाद पता चल गया कि ये चोर आदमी था, अगली बार जब मिले तो पकड़ लो, सभी के बीच में सब निकाल लेंगे। फिर उनसे कहां जाएंगे वो दबके? जिन्होंने पैसे ले रखे हैं ना जेएसएम के नाम पर, उनके लिए भी बता रहा हूं भैया, सूद समेत वापस लेंगे आपसे। जहां फंसोगे वहीं पे फंसने तो है वो, क्योंकि उनकी कोई ना कोई शिकायत कराएगा, वो जाएंगे जेल गलत पैसा लेने के चक्कर में। आजकल तो स्क्रीनशॉट का जमाना है, किसने पैसा ले रखा, कब ले रखा, सब है। मुकदमा देखो, आपने अगर ऑनलाइन पैसा दे रखा है, सीधा बैंक कोर्ट में जाओ या थाने में एफआईआर लिखो कि मेरे से 10,000 रुपया उधार मांगा था, 5,000 कैश दिया था, 5,000 ये दे रखे हैं, हमारा पैसा वापस दिलवाओ। अपने आप ही एक फोन जाएगा, अपने आप। चोर आदमी भाग के दे जाता है, अपने आप दे जाता, टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अगर आपका काम कर दिया उसने, देखो 5500 रुपया लिया उसने, आपके 2 आवेदन बना दिए, 3रा आवेदन हम बनवा देंगे, तो क्या पैसे वापस लेने? फिर संगठन में ही जमा करवाएंगे वापस लेके। कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्करों में अभी ना ही पड़ो तो बढ़िया है। मैं आगे चलकर हमें बैंक से एनओसी प्राप्त होगी कि नहीं होगी, और समाज को गलत नीतियों की जानकारी, जागरूक करना चाहता हूं। अरे चाहता हूं का क्या मतलब है? करो जागरूक यार। मैंने तो नहीं बताया किसी को कि मैं जागरूक करना चाहता हूं, हम तो कर ही रहे हैं। सीधा प्रैक्टिकल चालू कर दो भैया। और रही बात एनओसी की, एनओसी नहीं मिलेगी कभी भी, ठीक है जी? कोई डाउट हो तो बता दो, हमने पहले दिन से ही कहा हुआ है। जिस दिन बैंक हारने लगेगा कोर्ट में, जिस दिन हम लोग कोर्ट में पहुंचेंगे और वहां से बैंक हारेगा ना, जब मालूम पड़ेगा कि बैंक हार रहा है,
बंद कमरे में बुलाकर सुप्रीम कोर्ट का जज सारे बैंकों को चुपचाप बोल देगा सबके कर्जे माफ कर दो, नहीं तो तुम्हारे उल्टे दिन लगने वाले हैं। फिर वो जीत जो है हमारे खाते में नहीं लिखी जाएगी, कर्जा जरूर माफ हो जाएगा सबका, ये पक्की बात है? हाँ, टोपी किसी और को, कोई और आंदोलन करवाएंगे। जैसे कोई हमारे ही अब जनता सरकार मोर्चा में इतने दिनों से लगे हुए थे, तो इन्हीं में से वो लोग क्या करते हैं, पूरा नजर रखते हैं कि इनमें गंदे लोग कौन है, चोर लोग कौन है। गंदे लोगों को बुलाएंगे एक जगह पे, उनसे बोलेंगे तुम आंदोलन करो, तुम्हारे आंदोलन को फंडिंग देंगे, उन चोरों को फंडिंग देंगे, वो लोग आंदोलन चलेगा, टीवी पे आंदोलन चलेगा, मीडिया में आंदोलन चलेगा। हम जैसे लोग नीचे स्टेज पे खड़े होंगे, देखिए भाई आंदोलन हमने चालू किया, से कागज हमने दिए, सारा आंदोलन हमने शुरू किया, और ये मलाई लूट रहे हैं ये लोग। और वो लोग फिर नेता देश के पकेंगे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करके देश के बैंकों को वो मजबूर करेंगे सबका कर्जा माफ करने के लिए। फिर वो हीरो कहलाएंगे और फिर वो विधानसभा में सांसद बन के जाएंगे और फिर पुलिस वालों से हमको फिर पिटवाएंगे कि अच्छा ये थे। ये चलेगा, ये होता रहा है, ये अभी तक भी ऐसे ही होता रहा है। सच की लड़ाई लड़ने वाला को ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, उनसे बचने के चक्कर में देखो कमाल की बात, उनसे बचने के चक्कर में अगर हमारे जैसा आदमी भी राजनीति की बातें करने लगेगा तो फिर आप जैसे देखा हमने कहा था ये चुनाव लड़ेगा फिर वैसे करेंगे। तो इससे ये चलता रहता है, ये होगा। और मुझे लगता है काफी हो गया, अभी आपका भोजन का समय हो गया है और आप हैं, हाँ, जो बच गए हैं क्वेश्चंस आपके सुबह ले लेंगे और सुबह फिर आपको टाइम से फारिग